इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन 2.5 एम्पियर और 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। mr स्क्वायर बाय 2 m और ये सेपरेशन कितना है r के साथ जब लो पोटेंशियल पे होता है तो भी फॉर्मूला होता है। तो अभी भी यहाँ बच्चों से गलती हुई होगी, बहुत सिली एरर्स हुई होंगी। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही शानदार होंगे और नीट 2026 का पेपर आप देके आ चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम हुआ है कि नीट 2026 में जो फिजिक्स पूछी गई है 25 की अपेक्षा में बहुत ही कम लेवल की पूछी गई है, तो इसको आप बहुत ही आसान पेपर मान सकते हैं, जैसा कि 22 और 23 में आया करता था कोविड के टाइम में। ऑलराइट, साथ ही साथ में ये बात भी आपको जानना जरूरी है कि यदि पेपर आसान आया है तो क्या सर लोग यहाँ पे परफेक्ट स्कोर ज़्यादा करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पेपर आसान तो आया है लेकिन सिर्फ 45 ही क्वेश्चन आपको दिए गए थे। आपके पास इस बार चॉइस नहीं थी कि आप 50 में से 45 करें। तो जब आपके पास चॉइस नहीं होती है तो बच्चे की एक छोटी सी भी गलती उस पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि जब चॉइस होती है तो बच्चा उसी क्वेश्चन को चुनता है जिसमें वो गलती नहीं करेगा। तो परफेक्ट स्कोर हालांकि लाना अभी भी कठिन ही है, लेकिन ओवरऑल पेपर बहुत ही इजी कैटेगरी का था। ठीक है, और इस पेपर से अपने को ये सीख भी मिलती है कि आपके पीवाईक्यूज आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेशन में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, हमने सेशन लिया था अंतिम बार, उसके अंदर हमने चर्चा करी थी बहुत सारे प्रश्नों की जो पीवाईक्यूज हैं। जेईई मेंस के भी कुछ सेशन लिए गए थे जो पीवाईक्यूज थे, उससे आप एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच होता हुआ भी देख पाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू के स्टैंडर्ड के ही थे, कुछ भी सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था। ऑलराइट एवरीवन, तो इसकी आंसर की तो आपने पिछले वीडियो पे ले ही ली होगी, और आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं इस वीडियो का सॉल्यूशन, मतलब इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन विद कांसेप्ट सॉल्विंग एवरीवन। चलिए आइए तो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे फिजिक्स के प्रश्नों को जो इस बार नीट 2026 में पूछे गए हैं मेरे प्यारे चीतों, और मैटर क्लोज करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स बिगिन। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है 100 टर्न क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच टेस्ला, है ना, 3.14 into 10⁻⁻⁴ at its center। ठीक है, the current flowing through the coil and the magnitude of magnetic moment of this coil are respectively। देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है प्यारे बच्चों, हम अपना ध्यान से क्या क्या कंसेप्ट लगेगा पहले आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही सर, जरा देखो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ कॉइल कितना होता है? μ0 Ni अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R। बिल्कुल सही। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? Nia। बिल्कुल सही सर। तो आइए पहले BC निकालते हैं। आपको I निकालना है, पहले करंट निकालना है, तो ये हो जाएगा BC इंटू 2 टाइम्स ऑफ R अपॉन μ0 इंटू N। बिल्कुल सही। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना दे रखा है बच्चों? सर 3.14 मतलब पाई इंटू 10⁻⁻³ दे रखा है टेस्ला में। बिल्कुल सही। इंटू 2 इंटू रेडियस कितना दे रखा है बच्चों? 5 सेंटीमीटर, है ना, तो क्या लिख दूंगा इसको बेटा? 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। बिल्कुल, अपॉन μ0 इंटू N। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100 टर्न्स हैं। 10⁻² इंटू μ0 की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अरे बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पाई से पाई गॉट गॉन। बिल्कुल सर, है ना। ये कितना आ चुका है जरा देखो, 5 दूनी 10, है ना, 10/4 कितना आ चुका है? 2.5 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर कितनी पावर है? 3, 2 5, और नीचे कितनी पावर है? 2 - 7 - 5, मतलब ये पूरी की पूरी पावर क्या हो चुकी है प्यारे बच्चों? कैंसिल हो चुकी है। और आंसर कितना आ जाएगा? 2.5 एम्पियर। तो करंट तो अपने को पता है 2.5 एम्पियर होगा, है ना। यहीं पे यदि मैग्नेटिक मोमेंट की बात करता हूं तो एन की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 100। बिल्कुल सही। करंट अभी आपने बता दिया कितना? 2.5 एम्पियर। अरे बिल्कुल सही सर। एरिया होगा πr²। ओके सर, पाई टाइम्स ऑफ R², है ना। कॉयल है, रेडियस कितना होगा? 5, है ना। मैं लिख देता हूं 25 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पाई R², है ना। μ0 निकाल लिया आपने, नहीं कितना? Nia नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता ही था। कितना आ जाएगा आंसर? जरा सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों इसको। लेट अस सॉल्व इट। ये कितना लिखा है? ये लिखा है 25, है ना, इंटू 25 इंटू पाई, है ना, पाई
ठीक है, इंटू 10 रेज टू द पावर, अगर 25 कर दिया तो यहाँ एक 10 था, यहाँ पे 25 कर दिया तो एक 10 बचा ही था ये ना, तो एक 10 यहाँ था और 10 की पावर -4 ये था, तो -3 हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। तो 25 पाँचे 125, 25 इंटू 25 625, ओके सर, इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -3, या फिर ऐसा लिख दूं सर 0.625 इंटू 3.14, बिल्कुल सही सर है ना। तो NIA देखो 6 × 18, ये 1.8 मतलब लगभग 2 के आसपास आएगा कि नहीं बेटा ना, तो 2 NIA एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो कितना हो गया 2.5 एम्पियर और 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। ओके सर, तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। बड़े आगे की तरफ, आपको दोनों फॉर्मूले आने चाहिए थे, बहुत आसानी से आप इसके आंसर निकाल सकते थे। मैच द कॉलम है, मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कर रहे हैं। जरा देखिए क्या बोल रहे हैं, E इज इक्वल्स टू एच म्यू। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। मतलब ए किससे मैच करेगा बेटा? 4 से। बिल्कुल सही। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ऐसे फिनोमेना है जो वेव नेचर ऑफ लाइट से समझाए जा सकते हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, इट इज बेसिकली वेव नेचर ऑफ लाइट। थर्ड, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। डिब्रॉय वेवलेंथ होता है h अपॉन लीनियर मोमेंटम। ओके सर, व्हाट इज डिब्रॉय वेवलेंथ? दिस इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्रॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से समझाया जाता है, चाहे फोटो इलेक्ट्रिक हो, चाहे क्रॉम्पटन हो, चाहे रमन हो। तो ये कौन सा हो जाएगा? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। 4, 3, 1 and 2, 4, 3, 1 and 2, 4, 3, 1 and 2. Which option is correct? Option number A is the right answer to the problem. बिल्कुल सही सर। The current I in the circuit shown below will be, है ना, कितना करंट जाएगा? पहली बात तो देखना कौन फॉरवर्ड में है, कौन रिवर्स में है। देखिएगा यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, मतलब ये एक फॉरवर्ड बायस सिचुएशन है, ये एक रिवर्स बायस सिचुएशन है, ये एक फॉरवर्ड बायस सिचुएशन है, और ये एक रिवर्स बायस सिचुएशन है। P यदि पॉजिटिव के साथ होता है तो डायोड फॉरवर्ड होता है, और N अदर नेगेटिव के साथ लो पोटेंशियल पे होता है तो भी फॉरवर्ड होता है। बिल्कुल सही सर। तो देखिए कैसा बिहेव करता है, इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट बट इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। ओके सर, दिस विल बी व्हाट? रिवर्स है तो ओपन सर्किट। मतलब अब ध्यान से सुनना, यहाँ करंट नहीं जा सकती, यहाँ करंट नहीं जा सकती, सिर्फ इन दो ब्रांचेस में जा सकती है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा ब्रांच का? सर ये तो 4 पैरेलल 2 लिखा है, मतलब 4 दूनी 8/6, मतलब 2 चौके 8/2 3 6, मतलब कार इक्विवेलेंट पता चल चुका है। तो करंट तो आपको पता है V अपॉन R इक्विवेलेंट के बराबर होगा। V कितना था बच्चों? 10/4 इंटू 3, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 देख रहे हो आप लोग, सॉरी कितना आ गया? 5 3 15/2 एम्पियर। किससे मैच कर रहा है? किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स, है ना। बेसिक सवाल था। अगला सवाल देखिए, द स्पीड ऑफ अ लाइट in vacuum is taken as unity. If light takes 6 minutes 40 seconds to reach earth from the sun, the distance between sun and the earth in new units will be. Please try to understand this one. ध्यान से सुनना बेटा, है ना। स्पीड ऑफ लाइट जो है इसको कितना माना गया है? 1 यूनिट माना गया है। बिल्कुल सही भाई साहब। तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। बिल्कुल सही। स्पीड को कितना मान लिया है? 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय कितनी देर में? कितनी देर में लाइट जा रही है भाई साहब? सर 6 मिनट 40 सेकंड। 6 मिनट 40 सेकंड मतलब 6 इंटू 60 सेकंड प्लस 40 सेकंड। हाँ सर बिल्कुल सही। तो कितना आ जाएगा? 6 का 36 और 40 सर 400 यूनिट्स, 400। ठीक है, इन यूनिट। यूनिट्स तो ये हो गया और सेकंड्स, ठीक है। तो 400। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। ठीक है, ऑलराइट। The following plot shows the variation of velocity with time of a ball thrown vertically upward and falling back. Which of the following is or are correct? All right. देखिए, first of all इसमें अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि अपने को ध्यान सुनना,
अपने को क्या नहीं दे रखा है, अपने को ये नहीं बोल रखा है कि किस डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम किया जाए और किस डायरेक्शन को नेगेटिव। इसका मतलब सिंपल से इतना सा बात है कि ये स्टैंडर्ड मान रहा है कि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है। ठीक है, बिल्कुल सही। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ध्यान से देखना बच्चों, अगर ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो होगा क्या, नीचे से ऊपर वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव दिशा में है, लेकिन लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। मैग्नीट्यूड देखो, ध्यान से, स्पीड कैसी है, इसका देखो, वेलोसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। आपने तेजी से फेंका, ऊपर जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। उसके बाद ये वापस घूम के आएगा, फिर क्या होगा सर, वेलोसिटी की जो दिशा है वो नेगेटिव है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है। वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता, नीचे आएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे हुआ 0, उसके बाद नीचे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है पर डायरेक्शन नेगेटिव है। तो जरा देखो, हमको वो देखना है जहां पे एक बार डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, एक जगह 0 होता है, फिर नेगेटिव होती है। देखना ध्यान से, पॉजिटिव 0 पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है, पॉजिटिव नॉन 0 फिर पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव 0 फिर नेगेटिव, अरे हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। देखना, नेगेटिव 0 पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव 0 पॉजिटिव नहीं हो सकता। क्यों, आप फिर बोल सकते हो ना, आप ये चीज आर्ग्यू कर सकते हो ना। देखो ध्यान से, पहले क्या था, नेगेटिव था, मतलब आप ऊपर की दिशा को क्या मान रहे हो, नेगेटिव मान रहे हो, फिर 0 हो गए, और फिर ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं तो उसको आप क्या मान रहे हो, पॉजिटिव मान रहे हो, है ना। लेकिन अपने को ये चीज कंसिडर नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड यही होता है। ऑप्शन नंबर ई will also be incorrect. तो C only will be the answer to the problem. C only will be the answer to the problem. देखो, क्योंकि इसने भी C और D नहीं बोला ना, आप ये सीख लो, इसमें C और D तो बोलेंगे ना कहीं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, C ही है फॉर ऑब्वियस रीजंस। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a vernier caliper 20 vernier scale division coincide with 16 main scale division, each division has a length of 1 mm, है ना। The least count of vernier caliper is, all right everyone, देखना ध्यान से, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो किसके बराबर है, वो 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है प्यारे बच्चों। मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा सर, ये 16/20 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। बिल्कुल सूर्या सर, एब्सोल्युटली कलर। और लीस्ट काउंट कितना होता है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 MSD माइनस 16/20 MSD, तो 20 में से 16 गया, 4/20 मेन स्केल डिवीजन, मतलब 1/5 इंटू मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है जरा बताओ सर, एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ है 1 mm, मतलब ये कितना आ गया, 0.2 mm या फिर 0.02 सेंटीमीटर। यस सर, तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली क्लियर सर। अगला सवाल, इन एन एसी सर्किट कंटेन्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, a capacitor of 0.1 microfarad and inductor of 1 millihenry is connected in series. The resonance frequency of the circuit is given by. जरा एक बात बताओ, एक सीरीज LCR सर्किट के अंदर, एक सीरीज LCR सर्किट के अंदर एट अ टाइम ऑफ रेजोनेंस, R है, ये L है, ये C है, एट रेजोनेंस क्या होता है सर, रेजोनेंस पे XL XC के बराबर हो जाता है, मतलब ओमेगा L 1/ओमेगा C के बराबर हो जाएगा, मतलब रेजोनेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो 1/2 पाई √1/LC के बराबर होगा। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, यस सर। और सारी वैल्यू अपने को दे रखी है, सारी वैल्यू अपने को दे रखी है, 1/2 पाई है ना, तो 1/2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1/LC। व्हाट इज LC? L देखो बच्चों एक बार, 1 मिली हेनरी 10⁻³ 1 मिली हेनरी, ठीक है। और ये कितना है, 1 × 10⁻⁻7, 1 × 10⁻⁻7, बिल्कुल सही सर। ये देखो कितना लिखा है, ये लिखा है 1/2 पाई
इंटू 1/10⁻⁻⁵, मतलब 100/2π, ध्यान सुनना, इंटू 10⁻3। बिल्कुल सही, ये ऊपर जाएगा 5 हो गया। यस सर, मतलब ये कितना लिखा हुआ है, 100/6.28 इंटू 10⁻3। किसके आसपास आएगा ये, जरा देखो, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, ये 15.9 के आसपास आएगा किलो हर्ट्स। ये हो गई फ्रीक्वेंसी 15.9 किलोहर्ट्ज, 15.9 किलोहर्ट्ज। Which option will be correct? Option C will be the right answer to the problem. Obviously, yes sir. अगला सवाल देखो। The figure given below shows a long straight solid wire of circular cross section of radius A carrying steady current I. The current I is uniformly distributed across its cross section. The plot which correctly represents the variation of magnetic field with distance r from the axis of conductor in the region is. Please try to understand it. देखिए, आप दो प्रकार के एम्पीरियल सर्किट बना सकते हो, कि अंदर और एक बाहर। अंदर वाले के लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हो बताओ, आपको पता होना चाहिए। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल जो होता है वो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड के बराबर होता है। ऑलराइट, यस सर, बिल्कुल ये पता है हमें सर। जो अंदर आपने लिया होगा, फील करना अंदर, तो अंदर से आप देखोगे तो इस लूप के अंदर की करंट कितनी होगी, ये छोटा सा आपने माना है। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। आप लिखोगे b इंटू 2π r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। जरा सोचो, पाई कैपिटल A स्क्वायर में आई करंट है, तो पाई स्मॉल r स्क्वायर में कितनी होगी, आई अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर। परफेक्ट सर, बिल्कुल सही। पाई से पाई गॉट गॉन, ठीक है, r से r गॉट गॉन। मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स आउट टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2π a स्क्वायर टाइम्स ऑफ r। तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, बिल्कुल सर। पर ये कब है, जब हम b इनसाइड की बात करते हैं। मतलब पहले तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, पहले स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, देखते हैं क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्लेस हो गया डायग्राम, है ना। पहला डायग्राम ऐसा है, दूसरा कुछ इस प्रकार से है। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं बच्चों। जिंदगी इस टाइप से है कुछ। जो ऑप्शन नंबर बी था वो कुछ इस प्रकार से है कि यहां से यहां आया है, फिर ये इधर ऐसा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से है, और ऑप्शन नंबर डी, हाँ ये बिल्कुल सही है, सिर्फ ऐसा है। तो आपको ऐसे ही दिख गया होगा, है ना। इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, है ना, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आउटसाइड भी देख सकते हैं अपन, है ना। बी आउट क्या लिखोगे बेटा आप, है ना, आउटसाइड में तो सीधे लिखो 2πr। अब अंदर तो पूरी की पूरी करंट ही आ गई जो आपको चाहिए थी। यस सर, तो आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr के बराबर होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आउट आर के। और यस सर, इनवर्सली मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। पहले स्ट्रेट लाइन फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform metallic wire having a resistance 4 ohm is bent in a form of a square loop ABCD. A resistance of 2 ohm is connected between points B and D, and a battery of 2 volt is connected across point A and C. Now the value of current I is. So very good question. देखिएगा ध्यान से, ये भी 1 ओम का रजिस्टर है, ये भी 1 ओम का रजिस्टर है, क्योंकि इसको 4 पार्ट में तोड़ दिया गया है, ठीक है, उससे स्क्वायर बनाया गया है एबीसीडी। तो 4 ओम टोटल होगा, सबकी लेंथ इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है। तो ये सब कितना है, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम। अब ध्यान से देखना, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, दिख रहा है आपको, देखिए देखिए ध्यान से, है ना। 1 into 1 is equals to 1 into 1, आर पार करके देखिए, 1 into 1 is equals to 1 into 1। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज किसकी कंडीशन है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज,
व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, मतलब करंट थ्रू ब्रांच बीडी कितनी हो जाएगी? 0। बिल्कुल सर, बी और डी के बीच की करंट क्या हो जाएगी? 0। अगर यहां से कोई करंट नहीं जाएगी तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा? सीरीज। ये भी 1 और 1 क्या हो जाएगा? सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे आप? आर इक्विवेलेंट लिखोगे 1 + 1 और ये पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में 1 + 1, दैट इज 2 × 2 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 ओम विल बी आर इक्विवेलेंट, और 1 ओम यदि आर इक्विवेलेंट होगा तो करंट कितना होगा बेटा? करंट होगा सर E/R के बराबर। E है 2 वोल्ट अपॉन 1 ओम, कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। यस सर। अगला सवाल, an unknown nucleus has a nuclear mass density this and mass of 19.926 into 10⁻⁻27 kg. The mass number A is approximately equal to। चलिए तो देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले आप बताइए डेंसिटी को कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखना, डेंसिटी क्या होता है बच्चों? सर डेंसिटी लिखते हो आप मास पर यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल, वॉल्यूम कितना होगा सर? दैट वुड बी गिवन बाय m/4/3 पाई न्यूक्लियस के रेडियस का होल क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। यस और नो बेटा? यस सर। तो जरा सुनना, दिस विल बिकम 3m/4 पाई। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? r0 e⁻1/3 का होल क्यूब। अरे गजब सर, अरे गजब सर, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3m/4 पाई r0 क्यूब इंटू a इज इक्वल्स टू डेंसिटी। बिल्कुल सही सर। दैट सिंपली मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, राइट? तो a विल बी गिवन बाय 3m/ρ टाइम्स ऑफ 1/4 पाई r0 क्यूब। ठीक है, अब जरा वैल्यूज पुट करो, लिखो 3 टाइम्स ऑफ व्हाट इज मास? मास इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 19.926 है ना, इनटू 10⁻⁻27 kg अपॉन व्हाट इज डेंसिटी माय डियर फ्रेंड्स? डेंसिटी इज 2.29 इंटू 10⁻17। बिल्कुल सही। 1/4 पाई, 4 पाई की वैल्यू दे रखी है 12.56 इंटू r0 क्यूब। r0 क्यूब बेटा है ना, तो हो जाएगा 10⁻⁻15। 15 हो गया, 15 × 45। अरे गजब, क्लियर है? r0 क्यूब परफेक्ट है। सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, सारी की सारी वैल्यूज उठाई और पुट कर दी गई है। ठीक है, यस सर। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपसे a की वैल्यू कितनी आएगी? सबसे पहले पावर की कहानी देखते हैं, है ना। यहाँ पे कितना है? 17। ठीक है, ये 27 और 17, ये कितने हो गए आपके पूरे के पूरे? 44 हो गया ना। तो देखो ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3 × 19.926 इंटू 10 की पावर देखो पूरा -27 -17 प्लस 45 अपॉन ये लिखा है 2.29 इंटू 12.56। ठीक है, इंटू r0 क्यूब है ना, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, सॉरी एक और आएगा 1.2, है ना। तो हो जाएगा 1.44 इंटू 1.2। इसको अपने को मेनली सॉल्व करना है। और जरा सोचते हैं, थोड़ा सा और इसका कैलकुलेशन में जाते हैं। अब देखो ये कितना हो चुका है? 44 हो चुका है, और ये 45 है, मतलब ये 10 लिखा हुआ है। मतलब ये लिखा हुआ है 3 × 199.26 अपॉन 2.29 इंटू 12.56, है ना, इंटू 1.44 इंटू 1.2। इसी को सॉल्व करना है अपने को। बिल्कुल, लगभग। तो आइए लगभग ही इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना लिखा है? तकरीबन 200। सबको मैं अज्यूम कर रहा हूँ।
इसको लिख रहा हूं मैं लगभग 200 इंटू 3 600 अपॉन 2.29 है ना, ये 12.5 है, ठीक है। तो देखो ये 12.5 है और इसको ऐसा लिख दो, इसको लिख दो 0.29 है ना, ये हो गया 12.5, इसको भी मैं 12 कर देता हूँ ना, तो ये लगभग लिखा हुआ कितना 144, 12 जाए 144 कर दिया मैंने उसको, ठीक है, इंटू 1.44, ठीक है, 3, ये कितना आ जाएगा लगभग 144 है, ऊपर 200 है, देखते रहना है ना, 144 है ऊपर 200 है, लगभग 1.5 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। और कितना हो जाएगा ये, लगभग सॉल्व कर रहा हूँ एकदम, ताकि इसके पास आंसर आ पाए अपना, जो भी इसका आंसर है, ठीक है सर, ठीक है ना। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये 4.5 अपॉन 14 42, ठीक है 42 है ना, तो 0.42 के आसपास, 0.42 के आसपास है ना। 10 बार काटोगे 42 हो जाएगा है ना, 11 या 12 बार, तकरीबन 12 बार, तो लगभग ए की वैल्यू कितनी आएगी 12 है ना। तो आप जब भी कैलकुलेशन करें प्यारे बच्चों है ना, आप अप्रॉक्सिमेटी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपने को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। मुझे मालूम है ये थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन थी, बट एनीवेज आपको कैलकुलेशन को कम करना है, कैसे, अप्रॉक्सीमेटर, मतलब जो भी आपके साथ वैल्यू आ रही है ना, उसको अप्रॉक्सीमेट करना स्टार्ट कर दो, अपने आप आंसर के करीब चले जाओगे। अगला सवाल, A rectangular wire loop of side 8 cm and 3 cm with a small cut, ठीक है, is moving out of a region of a uniform magnetic field 0.3 Tesla directed normal to the plane। इस टाइप से कुछ सीन है। इस प्रकार से कुछ सीन है। ऑल राइट एवरीवन, इस प्रकार से कुछ सीन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बोर्ड के अंदर है। लेट अस सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऑब्वियसली दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना। चलो बिल्कुल सुनिए सर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने को दे रखी है, और ये क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है इसकी वैल्यू जो है वो 0.3 टेस्ला है। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0.3 टेस्ला है, ठीक है। और इसको कहां लेके जाया जा रहा है, आगे की दिशा में, कितनी स्पीड से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑल राइट सर, तो आपसे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन में एक और चीज मेंशन है, अगर आप देखो ध्यान से, द वेलोसिटी ऑफ लूप इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड ऑफ द लूप, है ना, इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड ऑफ द लूप। शॉर्टर कौन सा है, 8 और 3 में से, सर ये होगा, दिस विल बी 3 सेंटीमीटर, दिस विल बी 8 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, यस सर। सो द पॉइंट इज दैट ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, आपको पता है, BVL होता है। जरा करके भी देख सकते हो आप कैसे, है ना। Q V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा V क्रॉस B के बराबर। V इधर है, V इधर है, V क्रॉस B ऊपर, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज नीचे। एक ईएमएफ अपने पास जनरेट हो चुका है और उसकी वैल्यू हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B हियर, वैल्यू ऑफ B इज 0.3 टेस्ला। व्हाट इज वेलोसिटी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज लेंथ that we need to take is 3 centimeter, 10 to the power minus 2। 3 दूनी 6 3 18, 1.8 into 10 to the power minus 4 volt will be the answer to the problem. Which option will be correct? Option number A is the right answer to the problem, my dear friends. A galvanometer of resistance 100 ohm gives a full scale deflection for a current of 1 milliampere, है ना। और उसको जब हमने एमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो वो 10 एम्पियर तक नाप सकता है। तो उसके लिए शंट की आवश्यकता बताइए कितनी होगी, द शंट रिक्वायर्ड। सबसे पहली बात, ईटा होता है बच्चों, नाप पाता है अपॉन नाप पाता था। पहले कितना नाप पाता, अब कितना नाप पा रहा है मैक्सिमम, 10 एम्पियर।
पहले कितना नाप पाता था? 1 मिली एम्पियर, 10⁴ ईटा की वैल्यू है। तो जो शंट होता है वो होता है G/η-1, और जो A होता है वो होता है G/η। शंट, ए क्या है? एमीटर का पूरा रेजिस्टेंस है ना। शंट कहाँ लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, जिसकी वैल्यू होती है G/η-1। तो G की वैल्यू कितनी है बच्चों? 100/η-1 है ना। तो 9999, विच इज नथिंग बट 100/10⁴। ये कितना आ चुका है? देखो ध्यान से सर, ये आ चुका है 1/100, लगभग 0.01 ohm will be the answer to the problem. Option number A is the right answer to the problem. बिल्कुल सही सर। In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on a screen where path difference is lambda is k. ठीक है। The intensity of a light at a point where path difference is lambda by 3. First of all, intensity का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों? ये होता है 4I0, ठीक है, cos स्क्वायर φ/2 और डेल्टा फाई अपॉन 2π, अगर ऐसा बोल दीजिए φ/2π, φ/2π डेल्टा x अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। ओके, यस। तो पहले पाथ डिफरेंस यदि लैम्डा है, पाथ डिफरेंस हमने लैम्डा रख दिया, तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो फाई जो है वो 2π के बराबर है, मतलब φ/2 किसके बराबर है? पाई के बराबर है। उठा के पुट करो, तो जो इंटेंसिटी आया वो k यूनिट्स आया है। तो देखो k इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर, φ/2 की वैल्यू है पाई, cos पाई होता है -1, मतलब 4I0 की वैल्यू आ चुकी है k के बराबर। स्वाभाविक बात है, बिल्कुल। अब क्या बोला कि पाथ डिफरेंस यदि λ/3 हो जाए, जरा देखना, तो φ/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/3 हो जाएगी सर। तो अब जो नई इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी? 4I0 cos π/3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही सर। 4I0 की वैल्यू कितनी है? के cos 60 डिग्री कितना होता है? आधा का होल स्क्वायर। k/4 will be the value of new intensity. k/4, which option is correct? Option number A is the right answer to the problem. बिल्कुल सही बात सर। We have this next question. The magnitude and direction of the acceleration produced by a body of mass 5 kg when a two mutually perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton act on it are respectively. जरा देखना ध्यान से, एक ब्लॉक है, इस पे इधर से मैं मान लेता हूं 8 न्यूटन लग रहा है, इधर से मैं मान लेता हूं 6 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट यहां कहीं होगा और किसके बराबर होगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दोनों परपेंडिकुलर है आपस में। यस सर, यह आ जाएगा 10 न्यूटन के बराबर। बिल्कुल सर। ये एंगल कितना हो जाएगा 6 न्यूटन से? सर tan थीटा इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 6, 4/3। थीटा इज tan इनवर्स 4/3, थीटा इज tan इनवर्स 4/3। ठीक है, फ्रॉम 6 न्यूटन। ठीक है, तो आपसे एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा ना? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना था बच्चों? 10 न्यूटन। अपॉन मास कितना था? मास दे रखा था सर 5 किलो। अरे सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो उसका एक्सेलरेशन है, और 6 न्यूटन से tan इनवर्स 4/3 एंगल बना रहा है। tan इनवर्स देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहली बात है ना। tan इनवर्स 4/3 किससे बना रहा है? अगर ये थीटा, अच्छा फाई होगा, फाई की वैल्यू बताओ, फाई कितना लिखोगे? tan फाई लिखोगे आप
6/8 के बराबर है ना, 3/4। तो 5 हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। बिल्कुल सही सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 मतलब 8 न्यूटन से ये कितना बना रहा है, tan इनवर्स 3/4। 8 न्यूटन से tan इनवर्स 3/4 और 6 न्यूटन से कितना बना रहा है, tan इनवर्स 4/3। 6 न्यूटन से tan इनवर्स 4/3 बनाना चाहिए, जो कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑल राइट सर, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 capacitors of capacitances C1 up to C4 is 10 microfarad and C5 is 2.5 microfarad are connected as shown in the battery, as shown in the figure by a battery of 50 volt. ठीक है। The equivalent capacitance the charges on in capacitor are. First of all you need to understand कि ये सारे के सारे कैपेसिटर सीरीज में है, क्योंकि इधर यहां से कोई चार्ज आएगा तो इधर Q1 जाएगा और इधर Q2 जाएगा। यस सर। तो जरा देखना, क्या मैं लिख देता हूं C इक्विवेलेंट। ये ऊपर चारों कैसे हैं, सीरीज में है ना। तो जरा देखना, C1 इन सीरीज विथ C2, इन सीरीज विथ C3, इन सीरीज विथ C4, और ये पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल है C5 के। अब सबका कैपेसिटेंस सेम है बच्चों। तो जरा देखो, ये सारे पैरेलल है, ये सारे क्या है, सीरीज है। सीरीज है मतलब ये हो जाएगा C/4। जरा सोचो, सारे कैसे है, ये सीरीज है ना। तो सीरीज में कितना हो गया, C/4 विच इज पैरेलल, मतलब ये सारा C है ना, हाँ, विच इज पैरेलल टू C5। C की वैल्यू कितनी देखिए, 10 माइक्रोफैरड। तो आंसर हो जाएगा C/4 प्लस C5। कैपेसिटर पैरेलल में ऐड हो जाता है। यस सर। तो यह आ गया 2.5 प्लस 2.5, अरे साहेब गजब, मतलब 5 माइक्रोफैरड। तो क्या हो गया, नेट हो गया 5 माइक्रोफैरड। मतलब ये तो हो नहीं सकता, बिल्कुल। अब 5 माइक्रोफैरड है, जहां पे ये भी 2.5 है और ये पूरा कॉम्बिनेशन भी किसके बराबर है, 2.5 के बराबर है। मतलब स्वाभाविक सी बात है, इसमें जो चार्ज जाएगा वही ऊपर वाले पूरे कॉम्बिनेशन में चार्ज जाएगा, क्योंकि सीरीज के अंदर चार्ज क्या रहता है, सेम। तो कितना जाएगा जरा बताओ, जरा देखो, Q1 बराबर Q2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू CV है ना, 50 इंटू कैपेसिटेंस कितना है, 2.5। ठीक है, 25 हासिल 2, 5 10 2 12, 125 माइक्रो कूलम। बिल्कुल सही सर। तो 5 माइक्रोफैरड तो कैपेसिटेंस है और 125 माइक्रो कूलम सब पे चार्जेस है। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। In a meter bridge experiment, the position of the cell E and the galvanometer G are interchanged. We shall observe in the galvanometer. याद रखना, अगर गैल्वेनोमीटर और ये बैटरी की पोजीशन को आप इंटरचेंज कर देते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है सर्किट में। मतलब पहले जिस हिसाब से डिविएशंस दिखा रहा था उसी हिसाब से दिखाएगा, और ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट नहीं जाएगी। तो देयर इज ओनली वन आंसर करेक्ट, दैट इज बोथ राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन विल बी शोन एंड एट बैलेंस पॉइंट देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही सर। अगला, the power of a crane which lifts a mass of 1000 kg to a height of 20 meter in 10 second is। पावर क्या होता है बच्चों? एवरेज पावर जो होता है ना, दिस इज वर्क डन ओवर टाइम। बिल्कुल सही सर। तो क्रेन कर क्या रही है, विच लिफ्ट्स अ मास ऑफ 1000 kg। तो वर्क डन कितना होगा, 1000 m इंटू जी इंटू एच। जी की वैल्यू 9.8 यूज करनी भाई साहब, इंटू एच 20 मीटर अपॉन व्हाट इज टाइम, टाइम इज 10 सेकेंड। ठीक है, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 19.6 किलोवाट विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। आपको मैच द कॉलम करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। बहुत ही बेसिक सवाल है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है प्यारे बच्चों? सर दिस इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अरे बिल्कुल सही सर, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, FL अपॉन A डेल्टा L। FL अपॉन A डेल्टा L मतलब फर्स्ट, ये सेकंड वाले से मैच करेगा।
बल्क मॉडुलस, किसकी बात कर रहे हैं? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस होता है माइनस ऑफ P अपॉन डेल्टा V बाई V, या फिर बोल दीजिए माइनस V टाइम्स ऑफ P बाई डेल्टा V। दिस इज द बल्क मॉडुलस। और कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। तो जरा देखो, ऐसा कुछ दिख रहा है, माइनस PV अपॉन डेल्टा V बल्क मॉडुलस, तो ये हो गया फोर्थ वन। कंप्रेसिबिलिटी इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस, दिस विल बी थर्ड वन। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो डेल्टा D अपॉन डेल्टा L इंटू L बाई D, फर्स्ट वन। तो क्या हो गया? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। बहुत ही बेसिक सवाल। आगे बढ़ते हैं। In a concave lens, a ray of light emanating from the object parallel to the principal axis of the lens after refraction। जरा देखना, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है ना। कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं भाई साहब। ये होता क्या है? कोई रे ऑफ लाइट अगर इधर से आ रही है तो यहां से क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और ये कैसी अपीयर होगी? कि वो यहां से आ रही है, और ये होगा फर्स्ट फोकस इधर होगा, सेकंड फोकस इधर होगा, सेकंड फोकस इधर होगा। तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए था? आइडियली देखा जाए कि भाई साहब ऐसा लगेगा कि ये डाइवर्ज हो रही है किसी एक पॉइंट से, और वो पॉइंट कौन सा है? सेकंड फोकस है, नॉट फर्स्ट फोकस। देखो, appears to diverge from the first principal focus। देखिए, इन चारों में से emerges parallel to the principal axis, no। passes through 2f which is the radius of curvature of the glass, no। passes through the second principal focus, no। appears to diverge from first principal focus की जगह यहां आना चाहिए था second principal focus, तो ये ज्यादा करेक्ट होता। बट इन चारों में से भी अभी भी appropriately आप किसे ही चुनोगे? ऑप्शन नंबर बी को ही चुनोगे, कि इन चारों में से सबसे करेक्ट ऑप्शन यही था। एब्सोल्युटली क्लियर सर। अगला, थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड लीनियर मास डेंसिटी M इज बेंट इनटू अ सर्कुलर रिंग। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एनी एक्सिस विल बी गिवन बाय एक्सिस y डैश। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे ऐसा सोचिए, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सर, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आई वाई वाई डैश क्या होगा? अरे रुक जाओ, आई वाई वाई डैश बच्चों देखो, आई वाई वाई डैश हो जाएगा ICM प्लस MD स्क्वायर। ICM कितना है? mr स्क्वायर बाय 2 m, और ये सेपरेशन कितना है? r, मतलब 3/2 mr स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, उन्होंने क्या बोला है? जिसका लेंथ L है, जिसकी लीनियर मास डेंसिटी स्मॉल m है, लीनियर मास डेंसिटी स्मॉल m, तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्मॉल m इंटू कैपिटल L। बिल्कुल सही सर। लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m, तो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा मास आपको मिल जाएगा। और आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो जरा सुनना ध्यान से। अब जिसकी लेंथ L थी उसको अपन ने एक सर्कुलर रिंग में बेंड कर दिया, मतलब L की वैल्यू किसके बराबर है? 2πr, मतलब R की वैल्यू किसके बराबर है? L अपॉन 2π के। बिल्कुल सही सर। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के M की यहां रख दिया जाए और R की यहां रख दी जाए, तो हो जाएगा 3/2 M हो जाएगा स्मॉल m इंटू L इंटू R स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। कितना आ गया सर? 3ml क्यूब अपॉन 8π स्क्वायर विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। 3ml cube upon 8π square. Option number A will be the right answer to the problem. आगे बढ़ते हैं। Each side of a metallic cube of mass 5.58 kg is measured to be 9 centimeter. ठीक है। Keeping the significant figure in the view, the density of the material of the cube can be expressed as x into 10 raised to the power 3 kg per meter cube, where the value of x is. Please remember. सबसे पहले तो डेंसिटी बताइए क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। बिल्कुल, जरा सॉल्व करते हैं। मास कितना दे रखा है?
5.580 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 9 सेंटीमीटर, है ना, और ये क्या है, क्यूब है, क्यूब है मतलब क्या है, वॉल्यूम है ना, ए क्यूब 9, तो ये हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -6। इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो 9 छके 54, 1 55 18, 9 दूनी 18, खत्म हो गया, ठीक है। 9 से वापस से कटेगा, नहीं कटेगा, हम और इसको के बाद जाते हैं, कितना लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ है 0.620 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 9 इंटू 9, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते थे आप, 10 की पावर 3 में इसको कन्वर्ट करना है, तो 620 अपॉन 81 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। सॉल्व करते हैं इसको, है ना, 620 है ना, ये हो गया 620, और किससे डिवाइड देना अपने को, 81 से, 81 से 8 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो 81 इंटू 7, 7 एकम 7, ठीक है, 7 बटे 56, बिल्कुल सही। 10 में से 7 गया 3, है ना, 15 में से 6 गया नहीं, कितना गया, 11 में से 6 गया 5, 53, है ना, डेसिमल किया तो यहाँ पे आ गया 0, 8 6 48, 6 टाइम्स, ओके, 6 कम 6, 8 6 48, 10 में से 6 गया 4, 12 में से 8 गया 4, ओके, बहुत ही बढ़िया, देखते जाना आप, है ना। उसके बाद कितना हुआ ये, एक उतार दिया अपन ने 0, ठीक है, 5 बार, 5 8 40, ठीक है, 5 एकम 5, 5 8 40, 10 में से 5 गया 5, 3, ठीक है, 35, बिल्कुल सही सर। वापस से यहाँ पे आ गया 0, 4 8 32, ओके सर, देखते जाना आप, है ना, 4 1 जा 4, ये आ गया 32। अब यहाँ देखना, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, बिल्कुल सही सर। देखिए 7.654 हमने आंसर निकाला है, थोड़ा सा फील करेंगे, है ना, तो आंसर विल बी 7.654 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। प्लीज बने रहिएगा, पर आप जब डिवीजन करते हो, तो ऊपर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4, ओके, ऊपर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4, नीचे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जरा देखते हैं अपन, है ना, एक बार देखते हैं। 9.0 9.0 9.0 दो सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके, तो फाइनल आंसर शुड कंटेन 2 significant figures। सर आप बोलोगे सर 9.0 9.0 9.0 तो 3 हो गए, पर जो 3 लिखोगे उसको 3 into 9, उस 3 में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा, क्यों, क्योंकि वो शॉर्ट नंबर अपने को पता है, एक क्यूब होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3a लिखूंगा मैं। माय डियर फ्रेंड, आपको समझ में आ रही है बात? हाँ, जब भी आपको कैलकुलेशन ली जाती है, तो जब भी आपको डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर आएगा। वहीं एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता तो पूरे को पहले सॉल्व करते और उसके बाद डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं मिनिमम, वो आंसर का पार्ट होते हैं। बिल्कुल सही सर। तो जरा देखिए, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ध्यान सुनना, ये पहला, ये दूसरा। किसको ड्रॉप करना है? 5 को, 5 को ड्रॉप करना, बट 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो नंबर है भाई साहब, ये 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो, 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो।
अगर 5 फॉलोड बाय 0 होता तो इसके पिछली वाली डिजिट को हम चेक करते, यदि इवन होता तो एज इट इज रखते और अगर ऑड होता तो +1 ऐड कर देते। बोलो यस और नो? यस सर। लेकिन अपने को पता है 5 इज फॉलोड बाय नॉन जीरो नंबर, मतलब कंफर्म दिस विल बी 7.7। पीछे वाले में हमेशा एक ऐड होता है। सो विच आंसर विल बी ट्रू? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। प्लीज रिमेंबर 5 फॉलोड बाय 0। अगर आप ऐसे 5 को ड्रॉप करना चाह रहे हो जिसके पीछे नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, तो हमेशा पिछली डिजिट में चाहे इवन हो या ऑड हो, हमेशा +1 ऐड होगा। और यदि फॉलोड बाय 0 है तो ऐड नहीं होगा, देखना पड़ेगा इवन है या ऑड है। चलो बढ़ते आगे की तरफ। क्या लिखा है? फॉर अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव, है ना, y as a function of x and t is given by 2 cos 2 pi 10 t minus 0.0080x plus 0.35, where x and y are in centimeter and t is in second. The phase difference between the oscillatory motion of 2 points separated by a distance of 0.5 meter. Please आपको एक चीज याद रखनी है बहुत अच्छे से, जो फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई होता है, अगर टाइम में डिफरेंस है तो इट विल बी गिवन बाय डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी, और यदि पाथ में डिफरेंस है तो इट विल बी गिवन बाय डेल्टा एक्स अपॉन वेवलेंथ। ऑल राइट सूर्या सर, यहाँ पे पाथ में डिफरेंस बोल रखा है तो जरा देखिएगा, डेल्टा 5 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स। अच्छा 2 पाई बाय लैम्डा क्या होता है? के होता है। अरे सर ये तो के डेल्टा एक्स लिखा हुआ है। बिल्कुल सही सर। आइए के कैसे निकालते हैं? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। तो अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू रख रखी है 2 पाई, एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा? 2 पाई इंटू 0.008। ऑल राइट सर, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। तो डेल्टा 5 कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई इंटू 0.008, ठीक है। 2 पाई बाय लैम्डा ना, तो के है, हाँ, तो ये हो गया के इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना दे रखा है बच्चों? देखो ध्यान से, डेल्टा एक्स 0.5 मीटर। डेल्टा एक्स कितना दे रखा है? 0.5 मीटर। ओके ओके, 0.5 मीटर 1/2 देख लो, के 2 पाई बाय लैम्डा था। यस सर। ये इससे कट गया, क्लियर है। लेकिन अब ध्यान सुनना, 2 पाई बाय लैम्डा तो था, लेकिन ये पूरी की पूरी यूनिट जो लिखी थी ये किस में लिखी थी? लैम्डा। लैम्डा किस में आएगा जरा बताओ? ये x है, देखो ध्यान से, वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर, मतलब ये भी सेंटीमीटर में, मतलब ये x के साथ जो कोफिशिएंट है वो भी सेंटीमीटर में है ना, मतलब ये पर सेंटीमीटर होगी, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा? 10 की पावर 2। तो डेल्टा 5 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 0.8 पाई। 0.8 पाई रेडियन इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। क्लियर है? समझना ये कैसे लिखा अपन ने, है ना, इसको समझना कि ये कितना लिखा हुआ है, ये पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है बेटा, क्योंकि ये पर सेंटीमीटर होगा मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर होगा, तभी पूरा k इंटू एक्स जो होगा वो कैसा होगा? वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगी, इनफैक्ट यूनिटलेस क्वांटिटी बनेगी। बिल्कुल सही बात सर। तो यही लिखा हुआ है, देखो पर सेंटीमीटर है तो डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2 करने से अच्छा इधर मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 2, विच ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 0.8 पाई रेडियन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, a ray of monochromatic light is passing through an equilateral prism as shown in the figure. The refracted ray QR is parallel to BC, ठीक है, then the angle of incidence, and angle of incidence is 50 degree, then the angle of deviation will be is equals to, देखना ध्यान से, फील करना। अगर ये पैरेलल है, अब ध्यान सुनना बेटा, अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा? और ये कैसा है? इक्विलेटरल प्रिज्म, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, मतलब ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। ये एंगल भी कितना हो गया? 30 डिग्री। अरे यस सर। तो दिख रहा है कि अगर R1 बराबर R2 हो जाए और यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री, इसका मतलब I बराबर E हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल सही। ये किसका है? मिनिमम डिविएशन का केस है। तो मिनिमम डिविएशन कितना होगा? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 में क्या 2I माइनस A हो जाएगा? यस सर, I E के बराबर हो चुका है। तो I कितना था? 50, A कितना है? 60। दिस इज 100 माइनस 60, दिस इज
40 डिग्री इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम. 40 डिग्री इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम. अगला सवाल देखो. इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द डायोड विल बी इन द फॉर्म ऑफ. डायोड के क्रॉस का वोल्टेज बता रहा है. पहले तो आप समझिए, डायोड के क्रॉस यदि फॉरवर्ड बायस होगा तो इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, मतलब उसके दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. और यदि रिवर्स बायस होगा तो इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट. यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस सर. तो जरा सोचना, सबसे पहले जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो यहां पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा. बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही है ना. यहां पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा, और यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है. मतलब ये डायोड कैसा बिहेव करेगा फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, है ना. देखना, पॉजिटिव हाफ के लिए डायोड जो है वो रिवर्स बायस है. हाँ सर, एन को पॉजिटिव के साथ जोड़ दोगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा. बिल्कुल सही. रिवर्स बायस है मतलब कैसा बिहेव करेगा सर? इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट. बिल्कुल, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. मतलब ये प्लस और ये वाला माइनस यहां चला जाएगा. हाँ सर, तो ये वही पोटेंशियल होगा जो इनपुट का होगा. यस सर, बिल्कुल, ये वही पोटेंशियल है जो इनपुट पे है. तो वी डी जो है वो वी आई के बराबर है. ठीक है. फॉर नेगेटिव हाफ अब क्या होगा? डायोड जो है फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा. यस सर, मतलब क्या? मतलब शॉर्ट सर्किट. अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया, जरा सोचो, मतलब डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो गया? 0. अरे हाँ सर, मतलब पहले इनपुट के बराबर और उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में 0. तो जरा देखना, पहले इनपुट के बराबर फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में 0. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम. For a simple pendulum having time period t, the variation of kinetic energy t is represented by. See, first of all अपने को समझना पड़ेगा, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर. v बोले तो a ओमेगा कॉस स्क्वायर a ओमेगा, है ना, कॉस ओमेगा t का होल स्क्वायर. बिल्कुल सही सर. तो ये किसका फंक्शन है? कुछ भी होगा, लेट अस सपोज कोई कांस्टेंट होगा c, पर यहां क्या लिखा है? cos स्क्वायर ओमेगा टी. cos स्क्वायर मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी cos स्क्वायर ओमेगा टी की. टी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग, बट ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा. मतलब नेगेटिव वाला भी ऊपर चला जाएगा. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम. आगे चलते हैं. A resistor is connected to a battery of 12 volt EMF and internal resistance 2 ohm. If current in the circuit is 0.6 amperes, the terminal voltage of the battery will be given by. ध्यान से सुनना, है ना. एक ना बैटरी है बच्चों 12 वोल्ट और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है 2 ohm. If the current in the circuit is 0.6 ampere, the terminal voltage resistor is connected to a battery of 12 volt, है ना. तो आपसे टर्मिनल वोल्टेज पूछा है. अगर कितना करंट है? द करंट इन द सर्किट इज 0.6 एम्पियर. तो देखो ये VA है और ये VB है बच्चों. इसी को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं. VA माइनस VB इज नथिंग बट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी. व्हाट इट विल बी, ये किसके बराबर होगा? आइए निकालने की कोशिश करते हैं. आप यहां से यहां मूव करिए VB से VA की तरफ, तो क्या लिखोगे? VB माइनस I इंटू R. बिल्कुल. फिर पॉजिटिव की तरफ गए, प्लस 12 माइनस VA इज इक्वल्स टू 0. VA पे पहुंच गए आप? यस सर, बिल्कुल सही बात है. तो आपसे क्या चाहिए? VA माइनस VB. दिस इज 12 माइनस I इंटू 2. दिस इज 12 माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? 0.6 इंटू what is the value of R? This is 2. तो टर्मिनल वोल्टेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 माइनस 1.2. 12 माइनस 1.2 10.8 वोल्ट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज क्लियर है या नहीं? यस सर, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज कैसे बोलते हैं? VA माइनस VB को बोलते हैं. बिल्कुल सही. आगे चलते हैं. The amount of work done to raise a mass of m from the surface of earth to a height equal to the radius of earth r will be given by. Please देखिएगा एक बार ध्यान से. ये अर्थ है,
इसकी सतह से, मतलब इनिशियल डिस्टेंस कितना था, r था, ये इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन है, ये भी कितनी हाइट है, ये भी r है, ठीक है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जरा देखना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड पोजीशन है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक है, बिल्कुल सही। u फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस g इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M अपॉन r फाइनल माइनस, अगर ऐसा लिख लीजिए d फाइनल माइनस ऑफ माइनस g mm अपॉन d इनिशियल, बिल्कुल सही सर। आंसर विल बी गिवन बाय, जरा देखना, माइनस g mm अपॉन फाइनल दूरी कितनी है 2r प्लस g mm अपॉन इनिशियल दूरी कितनी है r, तो एक में से आधा गया आधा, तो आंसर कितना आएगा g mm अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r। देखते जाना है ना, जरा सोचो, gm बाय आर स्क्वायर, नीचे r से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सही, इंटू m, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये तो g लिखा हुआ है सर, ये तो लिखा है mgr डिवाइडेड बाय 2। Which option is correct? Option number D is the right answer to the problem. Work done by external agent किसके बराबर होता है, यही कंसेप्ट था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दोनों अपन ने लिख दिया है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी m1 m2 अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम, बिल्कुल सही सूर्या सर। आगे, an electric heater supplies heat to a system at a rate of 100 watt. If the system performs work at a rate of 75 joule per second, the rate at which internal energy will increase will be. प्लीज देखिएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q is W plus U, और you could say dQ by dt is dW by dt plus du by dt। आपसे क्या पूछा हुआ है बेटा, the rate at which internal energy increases, so du by dt will be given by dQ by dt minus dW by dt। du by dt कितना है बच्चों, जरा देखो, dQ by dt कितने सप्लाई किए जा रही है, 100 वाट से, माइनस काम कितने से किया जा रहा है, 75 जूल पर सेकंड से, आंसर कितना आ जाएगा 25 जूल पर सेकंड, जिस रेट से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, 25 वाट। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली क्लियर सूर्या सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रूम हीटर इज रेटेड एज 400 watt to 20 volt, ठीक है, द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 200 volt, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। प्लीज इसको आप एक बार ऐसे देखिएगा, है ना, पावर क्या होता है, v स्क्वायर बाय r होता है, ठीक है, तो v स्क्वायर अपॉन r रेटेड, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जाएगा v रेटेड का स्क्वायर अपॉन p रेटेड, बिल्कुल सही। तो पावर हो जाएगा v स्क्वायर इंटू पी रेटेड अपॉन v रेटेड का स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। v स्क्वायर क्या होगा, जरा देखो, v स्क्वायर कितना वोल्टेज हो चुका है, सप्लाई वोल्टेज है 200 वोल्ट, 200 इंटू 200 इंटू पी रेटेड कितना है 400 अपॉन वी रेटेड का स्क्वायर 220 इंटू 220, खत्म 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 खत्म, 2 11 जा, 2 10 जा, 2 10 जा, 2 11 जा, ये कितना आ चुका है 400 इंटू 100 अपॉन 11 इंटू 11, 121, ये लिखा है 100 अपॉन 121 इंटू 400 इंटू 400, कितने से आएगा 12 3 36, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 331 वाट,
331 watt. Which option will be correct? Option number B will be the right answer to the problem. Absolutely clear सूर्या सर. बहुत ही बेसिक था. पावर V स्क्वायर बाय R होता है और ऐसे क्वेश्चनों में जहां भी पावर रेटिंग दी गई हो वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने के काम आती है. माय डियर फ्रेंड्स, यस सर. When a ruler falls vertically, 5 different persons catch it with a different reaction times. Person A catches with a reaction time of 0.2 second, 0.22, 0.18, 0.19 and 0.21 second. What is the correct order of distance traveled by the ruler for each person? तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? हाफ GT स्क्वायर के. तो जिसका समय ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस भी ज्यादा होगा. कितना बेसिक सवाल है. समय सबसे ज्यादा किसका है जरा बताओ? B का. उसके बाद कौन है? उसके बाद D है, E है. उसके बाद A है. A है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ. ठीक है. B, E, A, D, C. B, E, A, D, C. Option number D is the right answer to the problem. B, E, A, D and C. D and C. बिल्कुल सही बात. अगला, consider two uncharged capacitor of equal capacitance is 200 picofarad. If one of them is charged by a 100 volt supply and disconnected. ठीक है. ठीक है. Now the capacitor is connected to the uncharged capacitor. The amount of electrostatic energy lost in this process will be. Amount of electrostatic energy lost. ठीक है. तो जरा सोचना पहले बच्चों. लॉस इन एनर्जी जो होती है वो होता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. हाफ अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस. ठीक है. C स्क्वायर अपॉन 2C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. ठीक है. C अपॉन 4 इंटू V1 स्क्वायर. V1 कितना है बेटा? 100. पच्चीस सौ के 100 2500 इंटू C कितना था बेटा? 200 पिकोफैरेड. 12. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 ये लिखा है 2.5 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6. दिस इज 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल इज द आंसर टू द 0.5. पी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है. अगर आपको याद होता आप डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर सकते थे. बिल्कुल सही सूर्या सर. Savita, a 11th standard student, conduct an experiment to determine the effective length of a simple pendulum L. ठीक है. She notes the time taken to complete 30 oscillation as 40 seconds. देखना 30 oscillations 60 seconds में not 40. 30 oscillations जो है वो कितनी देर में कर दे रहा है? 60 seconds में सूर्या सर. तो एक ऑसिलेशन जिसी को मैं टाइम पीरियड बोलूंगा वो कितना होगा? 60 अपॉन 30. 2 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है. 2 सेकेंड क्या है? इसका टाइम पीरियड है. बिल्कुल सही बात सूर्या सर. अब आप ध्यान से देखो. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम. लेंथ निकालना है. तो टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G और यू कुड राइट T स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर L अपॉन G. L हो जाएगा GT स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. फील करो. T स्क्वायर G कितना होता है? लगभग पाई स्क्वायर के बराबर होगा. T स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 4 पाई स्क्वायर. अरे लगभग तो ये कितना आ चुका है? 1 मीटर. विच इज ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम. है ना. सेकेंड पेंडुलम का केस है ये. ठीक है. बिल्कुल सही सर. जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है. बोल रहा है द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज. हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टेक टू रीच द पीक वैल्यू? सीधी सी बात है बेटा. एक अल्टरनेटिंग करंट है. देखना ध्यान से.
उसमें हो क्या रहा है, एक पूरे टाइम पीरियड में, अगर ये टाइम पीरियड t है तो ये आधा t/2 होगा। इसको पीक में पहुंचने के लिए t/4 टाइम लगेगा। बिल्कुल सही। देखो 0 से स्टार्ट करते हैं, पीक तक पहुंचने के लिए 1/4 टाइम पीरियड का लगने वाला है। बिल्कुल सही। तो जरा देखना ध्यान से, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/60 सेकेंड्स, और कितना समय लगेगा उसको पीक वैल्यू पे जाने के लिए, t/4 मतलब 1/240 सेकेंड्स विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते क्या बोल रहे हैं। In interference and diffraction, the light energy is redistributed. If it reduces in one region, it increases in another region. ठीक है, बिल्कुल। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ठीक है, as there is no gain or loss of energy, this phenomena are consistent with principle of conservation of energy. Absolutely true. बिल्कुल, है ना। कहीं ब्राइट है तो कहीं डार्क भी है, कहीं डार्क है तो कहीं ब्राइट भी है। इसका मतलब डार्क की इंटेंसिटी जो कम हुई है वो ब्राइट ने पूरी कर रखी है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। इसका मतलब एनर्जी जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो रूल है वो यहाँ पे बिल्कुल वैलिड है। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट ओनली बाय लाइट वेव्स। नहीं, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस किसी भी प्रकार के वेव से देखने को मिल सकता है। तो क्या हो जाएगा? ट्रू एंड फॉल्स। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अरे भैया गिर गए क्या मार्कर जी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही सूर्या सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A box of mass 15 kg is kept on the floor of a stationary trolley. ठीक है, ऑल राइट एवरीवन। स्टेशनरी ट्रॉली है ना, कितना रखा है? 15 किलो। बिल्कुल सही। The quotient of static friction is 0.12. ठीक है। Keeping the box stationary state over the trolley, the maximum acceleration with which trolley can move. मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे खड़ा हुआ बंदा क्या बोलेगा कि साहब इस पे पीछे की तरफ एक सूडो लग रहा है। कितना लगेगा सूडो फोर्स पीछे की तरफ? एफ सूडो 15 इंटू एक्सेलरेशन ए के बराबर। बिल्कुल सही बेटा। तो आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। बिल्कुल सही। ठीक है। कीपिंग द बॉक्स स्टेशनरी स्टेट और द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद ट्रॉली कैन मूव। ठीक है, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है कि ट्रॉली मूव हो? तो जरा देखना, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 15a एंड दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल सही बात है सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितने बराबर होगी? म्यू टाइम्स ऑफ एन, और यहाँ पे एन जो नॉर्मल है ये किसके बराबर है? mg के बराबर। इसको उठा के यहां पुट करो तो कितना आएगा? 15a शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg। अरे गजब यार सर, मतलब एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू g इंटू म्यू, मतलब एक्सेलरेशन शुड लेस देन और इक्वल टू 10 इंटू कितना था? 0.12, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात सर। अगला, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 0.02 जूल। ठीक है। द स्पीड ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज। तो जरा सोचो, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ध्यान सुनना, टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। कुछ मेंशन नहीं किया इनिशियल पोटेंशियल तो अपन 0 मान रहे हैं। बिल्कुल सही सर। तो टोटल एनर्जी कितना दे रखा है आपको? 0.02। दैट शुड बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर। mv स्क्वायर मास कितना दे रखा है आपको? 20 इंटू 10 की पावर -3 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर। ठीक है। तो जरा देखो, ये 0.02 लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। तो v की जो वैल्यू है वो आ जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज √2? 1.41 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही सर।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, ए इज अ मास नंबर। इन चारों में से बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है और गलत कौन से है। पहला, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये तो गलत है क्योंकि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। तो आर क्यूब किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए के, जो कि वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सी क्वेश्चन ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, ये भी बिल्कुल गलत है। द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम, नहीं भाई साहब, मास ऑफ अ न्यूक्लियस और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के मास के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो ऑप्शन बी एंड डी आर ट्रू व्हाइल ए एंड सी आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम, बिल्कुल सही सर। The angular speed of a flywheel is increased from 600 rpm to 1200 rpm in 10 seconds. The number of revolution completed by flywheel during this motion will be. जरा एक बात बताओ, थीटा वो बोला जा सकता है क्या, एंगुलर इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 इनटू टोटल टाइम। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बोल दो, या फिर u प्लस v बाई 2 इंटू टी बोल दो, एक ही बात है। बिल्कुल सही सर। जरा देखो, इनिशियल कितना है 600 रेवोल्यूशंस, फाइनल सॉरी, है ना, टोटल कितना हो गया 1200 और 600 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, सॉरी डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू कितनी है 10, टी की वैल्यू कितनी है 10, बहुत ही बढ़िया। तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, 6 3 18, ठीक है, ये हो गया 300 इंटू पाई। ये क्या है, रेडियंस है। तो रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हो जाएंगे 300 पाई अपॉन 2 पाई, 150 रेवोल्यूशंस हो जाएंगे भाई साहब, 150। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम, बिल्कुल सही सर। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, ठीक है। A submarine is designed to withstand an absolute pressure of 100 atm, ठीक है। How deep can it go below the water surface, ठीक है, कितना, an absolute pressure, total pressure, total pressure क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी एच, बिल्कुल सर। तो कितना दे रखा है ये, 100 एटीएम दे रखा है ना। तो 100 एटीएम माइनस 1 एटीएम इक्वल टू रो जी एच। रो जी एच इज इक्वल्स टू 99 एटीएम, बिल्कुल सही बात है ना। द वैल्यू ऑफ एच विल बी गिवन बाय 99 इंटू 10 raised to the power 5 अपॉन रो इंटू जी। रो है 10 to the power 3 into g. This is nothing but 990 into 10 to the power 4 upon 10 to the power 4 meters. 990 मीटर बिल्कुल सही उत्तर है, जहां पे ये इतने प्रेशर को विथस्टैंड कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 40, आइए देखते हैं क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो विजिबल लाइट ही देख लीजिए। विजिबल लाइट कहां मिलती है, विजिबल लाइट बताइए कहां मिल सकती है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे क्या करता है, जंप करता है, तो अपने को क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन इन एटम्स एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। दिस इज फर्स्ट, ठीक है। आइए देखते हैं ध्यान से, गामा रेस, गामा रेस कहां मिलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस में। ओहो, ठीक है, सी का 2 बी का 1 है ना। उसके बाद इंफ्रारेड रेस, इंफ्रारेड रेस कहां मिलते हैं, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में इंफ्रारेड रे मिलते हैं। तो दिस इज थर्ड। फिर लास्ट बचा माइक्रोवेव, इसको क्लेस्ट्रॉन वॉल्व या मैग्नेट्रॉन वॉल्व भी बोलते हैं, उस पर काम करता है। तो ये हो गया क्या, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, यस सर। अगला क्वेश्चन, which of the following statement about the charge conductors are correct? Inside a conductor the electrostatic field is 0, बिल्कुल सही, करेक्ट।
आगे सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। गलत बात है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पे डिपेंड करता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जस्ट सत्य के बाहर पूछा जाए तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो द इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन इट्स स्टैटिक सिचुएशन। बिल्कुल सही बात है, कोई एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता है, पूरा चार्ज सरफेस पे चला जाता है। बिल्कुल। अगला, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सरफेस के हर एक बिंदु पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब एक बार कंफर्म हो गया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। नहीं भाई साहब, अंदर वही होगा जो सरफेस पे होगा, V inside is equals to V surface. तो which option will be correct? A, C and D. Option number C is the right answer to the problem. बिल्कुल सही बात। For a metal of work function 6.6 electron volt, which of the following wavelengths of incident radiation does not give rise to the photoelectric effect? सीधी सी बात है भाई साहब, है ना। आने वाली जो एनर्जी हो वो फाई से बड़ी या ज्यादा हो तभी अपना काम हो पाएगा। बिल्कुल सही। फाई कितना आएगा जरा देखते हैं, 6 पॉइंट है ना, तो देखो ध्यान से, है ना, एच सी बाय लैम्डा, इसको ऐसा बोलो 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल सही सर। तो लैम्डा इन नैनोमीटर, lambda in a nanometer should be less than or equal to 1240 upon 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, लैम्डा, इसको सॉल्व करो कितना आएगा ये, 6 दूनी 12, तकरीबन 180 नैनोमीटर। तो कितना आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है 180 नैनोमीटर से कम या उसके बराबर, है ना। मतलब सिर्फ वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जिसकी जो लैम्डा की वैल्यू हो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। ठीक है, तो देखो जरा देखो, लैम्डा 180 से कम होना चाहिए, ये 180 से ज्यादा है, पहला वाला 200 नैनोमीटर, तो ये उत्तर है, बाकी ये सारे ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। ऑलराइट एवरीवन, देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन दिस केस इज अप्रॉक्सीमेटली। ध्यान से देखिएगा, पहले तो आपको टोटल एनर्जी पता होनी चाहिए, है ना। जो टोटल एनर्जी होती है प्यारे बच्चों, वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी या हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ सर, 1/2 इनटू पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जरा सोचिए आप। पोटेंशियल एनर्जी सर KQ1Q2 अपॉन R होता है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों पे चार्ज तो सेम है, लेकिन ये हो जाएगा -K Q1Q2 -K E², Q1Q2 अपॉन R। R क्या हो गया, ये हो गया R। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां मैं क्या लिख सकता हूं, -1/4 पाई की जगह हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R टाइम्स ऑफ E²। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। तो ये टोटल एनर्जी आपको कितनी दे रखी है, जरा सोचिए। इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इट्स न्यूक्लियस इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, द रेडियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन दिस केस इज अप्रॉक्सीमेटली। तो एनर्जी आपको दे रखा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट, 1.6 into 10⁻⁻19 is equals to माइनस ऑफ E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बिल्कुल सही, यही R निकालना है अपने को, नेगेटिव से नेगेटिव गॉन। ठीक है, अब जरा देखो बच्चे, तो ये लिखा हुआ है 3.4 इज इक्वल्स टू, या फिर उसको आप ऐसा बोल सकते हो, आपको R ही तो निकालना है। यस सर, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
इंटू 2 इंटू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई के वैल्यू। बिल्कुल सही सर, ई से ई का मैटर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब जरा सॉल्व करते हैं, ऊपर आएगा ई, मतलब ये ऊपर आ गया कितना 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है सर, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 के बराबर है। ओके ओके, नीचे कितना लिखा है 2 इंटू 3.4। बहुत ही बढ़िया, जरा सोचो ये कितना हो जाएगा, देखते जाना ध्यान से। 2 8 16, 0.8 है ये, 8 9 72, 7.2 अपॉन 3.4, बिल्कुल सही, इंटू 10 रेज टू द पावर -10, 10 रेज टू द पावर -10, तो लगभग कितने पास जाएगा, ये 2 के पास जाएगा, तो ये आ गया 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 जूल्स, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 जूल्स, सॉरी नॉट जूल्स, किसकी बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है ना, सॉरी मीटर 2 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है प्यारे बच्चों, ये वाला 2 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर के आसपास आएगा ऑब्वियसली। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। Question number 44th, what does it says? When the forward bias voltage across a PN junction diode increases above a certain threshold, the diode current increases significantly. बिल्कुल सही बात है। फॉरवर्ड बायस के अंदर जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो करंट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है, बिल्कुल सही बात है। दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये गलत बात है, नहीं सर, दिस इज नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट वो होती है जो रिवर्स बायस में फ्लो होती है, बिल्कुल सही बात। तो which statement A is correct while statement B is false? Option number B will be the right answer to the problem. बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। A flask contains argon and chlorine in the ratio of 2:1 by mass. ठीक है। The temperature of the mixture is 27 degrees Celsius. The ratio of RMS speed of the molecule of two gases will be given by. मॉलिक्यूलर मास दे रखा है आपको सब चीज का, है ना, तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। VRMS होता क्या है, √3RT/m, ठीक है, मतलब VRMS जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √m के। ऑल राइट एवरीवन, तो आपसे क्या पूछा है, आर्गन अपॉन क्लोरीन, यस सर, क्लोरीन अपॉन आर्गन, बिल्कुल सही बात सर, क्लोरीन और आर्गन। देख लीजिए ध्यान से, और आपको मॉलिक्यूलर मास दोनों का दे ही रखा है, क्लोरीन का भी दे रखा है और आर्गन का भी दे रखा है। क्लोरीन का कितना है माय डियर फ्रेंड्स, सर दिस इज गिवन बाय 70U, और आर्गन का कितना था 40U, मतलब √7 डिवाइडेड बाय 2 विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। √7 डिवाइडेड बाय 2 विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही सर। इसी के साथ आई गेस पूरे 45 के 45 प्रश्न होते हैं समाप्त। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल था, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, इट वाज क्वाइट इजी, बट क्योंकि इस बार आपके पास चॉइस नहीं थी 50 में से 45 सवाल करने के लिए, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को परफेक्ट रूप से सही कर पाएगा। जब चॉइस होती है तो परफेक्ट स्कोर लाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, है ना। तो अभी भी यहाँ बच्चों से गलती हुई होगी, बहुत सिली एरर्स हुई होंगी, क्योंकि कहीं कहीं पेपर जो था वो स्मार्ट था, है ना, थोड़े से स्मार्ट मूव्स थे, क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, नहीं तो आप यूनिट्स में गड़बड़ी कर सकते हो या फिर वैल्यू को समझने में गड़बड़ी कर सकते हो। तो इसी विश्वास के साथ कि आप भी अपना नीट 2026 का पेपर फोड़ के आए हो मेरे प्यारे चीतों, और ये चैनल इस बात को हमेशा रिमाइंड कराएगा आपको कि भाई साहब जिंदगी में कुछ बनो ना बनो, जब आप मेहनत करते हो ना तो जिंदगी जीने के हकदार बहुत शानदार बन जाते हो आप। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, जिनके नंबर सही नहीं आ रहे हैं हताश होने की जरूरत नहीं है। यू गाइज हैव डन योर जॉब एंड उसी हिसाब से अपने को रिजल्ट मिला है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, बट आपको हमेशा याद रखना है कि भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं जो परीक्षा देने के लिए सक्षम होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर एंडेवर्स माय डियर फ्रेंड्स, है ना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग एवरीवन। बाय बाय।